नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं ताकि उन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें और अपनी विकास भी कर सकें, जिससे हमारा देश भी प्रगतिशील होता है। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको, जैसे आप हमेशा बताते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि मंत्रालय से क्या जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान किसान की, और उसके बाद कृषि स्टार्टअप की, और अंत में हम जानते हैं फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन की। तो चलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सीधा चलते हैं मंत्रालय से। कृषि मंत्रालय से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया, फसल विभाग के उपायुक्त हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज हम मक्का के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जहाँ तक अनाजों का सवाल है तो गेहूं और धान के बाद मक्का सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, इसीलिए अनाजों की रानी भी कहा जाता है मक्का फसल को 2025-26 तक। इसलिए मक्का का महत्व और भी बढ़ जाता है और यह मक्का से ही इथेनॉल बनाने का प्रण लिया गया है। और मक्का का उत्पादन लगातार हमारे देश में बढ़ता भी जा रहा है, जो कि 1950-51 में 1.73 मिलियन टन था, जो जाकर 2022-23 में 38.08 मिलियन टन हो गया। यानी किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि करीब करीब 17 गुना उत्पादन मक्का का बढ़ा है। यह इसके महत्व को दर्शाता है कि मक्का कितनी महत्वपूर्ण फसल है। इसी के साथ साथ जहाँ तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग का सवाल है, उसके अलावा पोल्ट्री फीड में, इवन एनिमल फीड में, इवन लिकर इंडस्ट्री में और भी मक्का का बहुत महत्व है। मक्का की बहुत आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन का एक मेन सोर्स माना जाता है और हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए तो ज़रूरी है ही। मक्का का हम उपभोग करते हैं प्रोटीन के एक सोर्स के रूप में, इसलिए मक्का हमें ज़रूर उगाना चाहिए। करीब करीब 60% मक्का कुछ गिने चुने 5 राज्यों में ही उगाया जाता है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं वो, इसलिए इसका स्कोप और भी है। अन्य राज्यों में भी इसको अपनाया जा सकता है। ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलों जैसे धान वगैरह की को रिप्लेस कर भी हम मक्का लगाएं, जिससे कि हमारा पानी भी बचेगा। मक्का का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह चारे की फसल के रूप में भी उपयोगी होता है, तो चारे के लिए भी उसका मतलब मल्टीपर्पज़ फसल होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मक्का के बारे में, जैसा कि किसान भाई जानते हैं, कि यह तीनों सीज़न में मौसम की जल अनुकूलता को देखते हुए तीनों सीज़न में उगाई जा सकती है जगह के हिसाब से। इसलिए मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आप मक्का को अपने फसल चक्र में अपनाएं और भरपूर लाभ कमाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की। विज्ञान किसान में आज हम जानेंगे सूक्ष्म सिंचाई और पानी के बचाने को लेकर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन या कि पानी धीरे धीरे उसका स्तर कम होता जा रहा है। ऐसे में किसान भाई अपने प्राकृतिक संसाधन को बचाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। सिंचाई पद्धति में कई तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, कई तरह की तकनीक आज खेती किसानी में सिंचाई को लेकर की जा रही है। ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई क्या है और इसके लाभ क्या हैं, कैसे किसान इस सिंचाई का इस्तेमाल कर अच्छी फसल पा सकते हैं, आइए देखते हैं। जो प्रचलित पद्धति है सिंचन की, तो उसमें क्या होता है कि प्रचलित में सरफेस फ्लडिंग है या रिजेस एंड फरो है, बॉर्डर है या बेसिन है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है।
पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो पानी एक समान रूप से खेत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक समान रूप से पीक को या क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो क्रॉप का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक समान नहीं मिलता, एक जैसे गुणवत्ता का नहीं मिलता, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता, और हमें फिर वीड की ग्रोथ होती है, फिर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सिंचाई का टाइम ज़्यादा लगता है, पंप की एचपी भी ज़्यादा लगती है। तो उसका उपाय है कि हमें आधुनिक सिंचन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आधुनिक सिंचन पद्धति जो है, तो उसमें करीबन ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, माइक्रो जेट है, लैंडस्केप इरिगेशन है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स है, देन रेनगन है, और कुछ हद तक हम जब क्लाइमेट कंट्रोल का में ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीलिक फॉगर्स भी हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यूनिवर्सिटी ने फुले इरिगेशन शेड्यूलर ये ऐप विकसित किया है, मोबाइल में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसान बंधु इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप के जरिए हमें क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन कितना है, और वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सनशाइन आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा किसान बंधुओं को हमारा उनका संच कितना टाइम चालू रखना है, ये मैसेज हर रोज़ मोबाइल पे आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र और हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र के 10 जिले में अभी मोर देन 10,000 फार्मर्स ये फुले इरिगेशन शेड्यूलर ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा और किसी फार्मर को अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ इस इरिगेशन पार्क हमने जो बनाया है, यहाँ फार्मर हमारे किसान बंधु आ सकते हैं, ये सब सिस्टम देख सकते हैं, और इसी माध्यम से हम किसान बंधुओं को, सभी किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि आधुनिक सिंचन पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप खत, न्यूट्रिएंट्स और पानी पेड़ को जो लगता है और क्रॉप को जो लगता है सही मात्रा में, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही ड्यूरेशन पे दे, ताकि उनका इनकम, उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा हो, और किसान बंधुओं को हम अच्छी आमदनी मीन्स अच्छा नफ़ा, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेशर के लिए इनमें पंप लगे होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कई तरह के फिल्टरों की भी जरूरत होती है। इनका काम रेत, शैवाल और पत्ती वगैरह को साफ करके पानी से अलग करना है। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है, बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है, बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंजेक्शन पंप है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत एक्यूरेट फर्टिगेशन उससे हम कर सकते हैं, वो हमने लगाया है। उसके बाद डोजिंग पंप हमने लगाया है। सपोज़ ग्रीन हाउस है या सेंसिटिव क्रॉप्स है तो डोजिंग पंप हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कीमत 35,000 से ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन में भी सभी जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। तो पहले हमने हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के तीनों टाइप लगाए हैं। तो पहला हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर, जब भी पानी में मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े हेवी पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर लगता है। उसके बाद हमने सैंड फ़िल्टर लगाया है। सैंड फ़िल्टर मीन्स वालू की गाड़नी उसको बोलते हैं। तो जहाँ पानी का सोर्स ओपन वेल है या फार्म पॉन्ड है कि जिसमें शैवाल आने की संभावना है या ऑर्गेनिक मैटर पेड़ के पत्ते मिल जाने की संभावना होती है, तो वो दूर करने के लिए सैंड फ़िल्टर लगता है।
जो स्क्रीन फिल्टर है उसकी जो स्क्रीन है तो 120 मेश है, उसकी जो होल्स है उनकी साइज़ 120 मेश है, लेकिन ये स्क्रीन फिल्टर कंपलसरी है। तो जो फिज़िकल पार्टिकल्स है, फिज़िकल पार्टिकल सेपरेट करने के लिए स्क्रीन फिल्टर लगता है। लैटरल वाइंडर सिंपल सा इक्विपमेंट है, वो करीबन 2000 में मिलता है मार्केट में, हम वर्कशॉप में तैयार भी कर सकते हैं। तो वहाँ से हम उसका यूज़ करके लैटरल की गड्डी बना के हम ऊपर टांग सकते हैं एक बाम्बू को या कोई वुडन पिलर को, ताकि रैट्स या कोई एनिमल उनको ख़राब ना करे। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में किसान इस प्रणाली को देखने के लिए आते हैं। जिन किसानों को प्रणाली पसंद आती है वो अपने खेतों में इसे लगवा भी लेते हैं। यहाँ नौजवानों और छात्र छात्राओं को भी आने की अनुमति है। इन युवाओं को पानी के महत्व और उसे बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया की। तब तक आप बने रहें और देखते रहें कृषि दर्शन। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज खेती किसानी के क्षेत्र में कई सेक्टर से लोग खेती किसानी से जुड़ रहे हैं और कृषि स्टार्टअप कर अपने जीवन को नई विकास की गाथा के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में नए आयाम गढ़े हैं। आप कैसे पूरे साल अपने पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए कैसे हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं
एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे थे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदू सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आरके रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आरके रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसका छोटा छोटा चाफ कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं, और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को
किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं, उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने केवीके के माध्यम से शुरुआत किया तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदू की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पशुपालक अपने पशुओं के लिए साल भर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हो गया है वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। दोस्तों, महिलाओं का योगदान कृषि के क्षेत्र में हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि खेती किसानी से जुड़ रही हैं और आगे आके लाभ और नाम दोनों कमा रही हैं। ऐसे में कृषि सखी क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में हैं। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन है और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र,
PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ होगा और इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर आप खेती किसानी में लाभ कमा पाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव और अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और कृषि दर्शन में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। तो आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियां लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।